प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। देखो क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे देगा और कह रहा है कि उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आपको पता है, मैंने बताया था ना, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। और कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या कह रहा है, 1 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। और देखो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखो सारे बच्चों को पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। अगर ये वाली साइड अपनी लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगी, लेंथ ही तो होगी। और ऐसे ही ये वाली हमारी ब्रेथ है तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ ही हो जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो इसका एरिया निकाला है और हर एक बच्चे को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही तो होता है, यही तो एरिया होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, उसकी लेंथ है ना प्लॉट की 1 more than twice its breadth। इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ब्रेथ को मानेंगे। हमने माना लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो हमने रेक्टेंगल की ब्रेथ को माना कितना है भाई, x है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कह रहा है कि 1 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है, उसकी ट्वाइस इट ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस से भी कितनी ज्यादा है, 1 मीटर मोर। देखो ये लिखा है ना, इज 1 मोर, एक ज्यादा है। तो देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना बन गया, 2x प्लस 1। तो देखो यहां से हमारी ब्रेथ को हमने माना था x और लेंथ को क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। अब एरिया कह रहा है, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है एरिया। और एरिया किसके बराबर दे रखा है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो एरिया हो गया हमारा 5 to 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, x। अब देखो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा हमारा 5 to 8। अब देखो ये x है, ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई है और किसके साथ मल्टीप्लाई में है, x के साथ भी मल्टीप्लाई में है। अब देखो हम 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर। देखो इसी फॉर्म में तो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इस फॉर्म में इसको बना देंगे हम लोग। कैसे, देखो ये 2x स्क्वायर है प्लस x। देखो ये 5 to 8 यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में उठा के लेके आता हूं तो किसका बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो -5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें है ना इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमने कर दिया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में कह रहा है इसको भी रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव्स इंटीजर इज 306। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होता कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कंटिन्यू। क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, लगातार। इंटीजर सब बच्चों को पता है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। इंटीजर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर, 1 2 3 4
और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। और क्या होता है, जीरो भी एक इंटीजर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखो कभी भी कॉन्जिकेटिव इंटीजर की बात कर रहा है, कंटिन्यू मानना है हमें, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इससे आगे वाला यानी कि सेकंड इंटीजर क्या होगा, इससे एक ज्यादा तो ही होगा। कॉन्जिकेटिव क्या होता है, कंटिन्यू। मान लेते एक 5 है तो अगला क्या होगा 6, अगर एक 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ऐसे ये हमने x माना है तो अगला क्या हो जाएगा, एक ज्यादा ही होगा, x + 1। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई किसके बराबर दे रखा है, 306 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, पहले वाले का और दूसरे वाले का, और किसके बराबर दे रखा है 306। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला x इस x के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये वाला x इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा x² + x = 306। और ये हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इधर ले आऊंगा और ट्रांसपोजिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव साइन हो जाता है। तो देखो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में दे रखा है कि रोहन की जो माता की एज है ना वो 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। तो सीधी सी बात है, रोहन की माता की एज रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या कह रहा है, उनकी एज का जो मल्टीपल है 3 साल बाद की, उसका मल्टीपल 360 है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो बिल्कुल है ना, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम से समझा करो। देखो मान लो अगर आप आज 10 ईयर के हो, 10 साल के हो आज प्रेजेंट में, तो मैं कह दूं कि आप 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि सर मैं है ना 3 साल बाद 13 का हो जाऊंगा। ऐसे ही तो होगा भाई, ये थोड़ी ना 3 साल बाद आप 30 के हो जाओगे, 13 ईयर के तो होगे। मैं कह दूं कि आज मैं है ना 15 साल का हूं और 5 साल बाद में कितने साल का हो जाऊंगा, तो आप बड़े आराम से कह दोगे सर कि आप है ना 20 साल के हो जाओगे। तो ऐसे ही तो हमने कह रखा है सम के अंदर। क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट एज है ना, मान लेते हैं रोहन प्रेजेंट एज। देखो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, मान लेते x। तो देखो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर प्रेजेंट एज, देखो मदर क्या कह रहा है 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल बड़ी है रोहन से। देखो रोहन अगर x का है तो उसकी मदर x + 26 की हो जाएगी, यानी कि उससे 26 साल बड़ी है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट कह रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज जो एज है उससे 3 साल बाद की। तो देखो आफ्टर 3 ईयर्स, देखो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी। देखो प्रेजेंट में रोहन आज x ईयर का है, तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, x + 3 का तो होगा भाई। अभी मैं बता क्या ना, अगर प्रेजेंट में 10 का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 13 का होगा। तो प्रेजेंट में रोहन x का था तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर। देखो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, x + 26। देखो मदर की प्रेजेंट एज x + 26 है, अगर मैं 3 साल बाद की पूछूं तो इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे, यही तो होगी। अब देखो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया हमारा x + 29। तो देखो ये तो होगी रोहन की 3 साल बाद की एज, और ये होगी x + 29 उसकी मदर की 3 साल की बाद की एज। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 3 साल बाद का ही प्रोडक्ट किसके बराबर कह रहा है, 360 के इक्वल है। तो हम लोग बड़े आराम से कर देंगे इसको, यानी कि x + 3 x + 29 ये किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। अब देखो इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x² होगा। अब मैं इस x की इस 29 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा। इस 3 की x के साथ करूंगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इस 3 की 29 के साथ करूंगा, कितना हो जाएगा, 87 =
360 हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये वाला, देखो 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। और यहां पे प्लस का 87 है। अब देखो ये इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का ही तो होगा भाई, -360 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, नेगेटिव वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। और 360 में से 87 गया तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3, ये कितना हो गया हमारा 7, और ये कितना हो जाएगा 2, यही तो होगा, यानी कि 273। तो देखो इसको भी हमने बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, और देखो ये वाला जो पार्ट है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कुछ उसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता कितनी स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है, कम कर देता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब वो क्या करता है, 3 घंटे ज्यादा लेता है उसी दूरी को कवर करने के लिए। देखो तो इसके लिए हमें ना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले ये वाला सम करने के लिए। देखो हर एक बच्चे को पता है, नहीं पता है तो देखो सीख लो। अब देखो अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है, देखो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के बराबर होती है। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के बराबर होती है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मैंने तो ऐसे पढ़ा है फॉर्मूला कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। देखो भाई अगर स्पीड को मैं इधर ही रखता हूं और इस टाइम को मैं इधर लेके आता हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर ही तो होगा। कोई ये नया फॉर्मूला थोड़ी ना बना है, वही तो फॉर्मूला है सेम। अब देखो टाइम ऐसे भी कह सकते हो, अगर देखो टाइम अगर हमारा इधर ही रखा रहता है और स्पीड को हम इधर लेके आते हैं तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाले फॉर्मूला। तो देखो एक फॉर्मूला याद करो कि भाई डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इससे 2 फॉर्मूले तो बड़े आराम से निकाल लेंगे हम लोग। दूसरी चीज इसके अंदर हमेशा याद रखना, अगर आपकी डिस्टेंस, मैं लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है, किसमें है, किलोमीटर में है, तो आपकी स्पीड किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति हावर में होनी चाहिए, और टाइम किसमें होना चाहिए, हावर में होना चाहिए। यानी कि अपनी जो यूनिट है हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में एक छोटा सा सम दे देगा और आपसे गलत करवा लेगा सम को, यानी कि स्पीड मीटर में दे देगा, स्पीड किस में दे देगा, मीटर पर सेकंड में दे देगा, और डिस्टेंस दे देगा किलोमीटर में, टाइम किसी और में दे देगा। जो सम आएगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोग याद रखना बस अभी कि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर प्रति हावर में, और टाइम किसमें होना चाहिए, हावर में। और ऐसे ही याद रखना, अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में होगी तो आपकी स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो दोनों चीज यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो ये चीज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जहां पे भी यूज होगा मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन है ना 480 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है,
और कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो टाइम है ना 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो एक बात बताओ, पहले वो टाइम कितना लेता था भाई? देखो टाइम हमें पता है, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर ही तो होता है। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। अब देखो डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर दे रखी है और कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, हमें स्पीड का नहीं पता। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी हर एक बच्चे के। तो अब देखो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम होता है हमेशा किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस तो दे रखी है 480 किलोमीटर और स्पीड किसके बराबर दे रखी है? हमने माना है स्पीड x किलोमीटर। तो देखो जब वो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता था तो इतना टाइम लेता था। ये बात समझ में आई? अब वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस कर दे, देखो डिस्टेंस उतनी ही है, देखो डिस्टेंस ये वाली है, ये बात समझ में आई? और कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे? कम कर दे। तो देखो पहले वो स्पीड x से जाता था, अब कह रहा है कि अगर ये है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, ऐसे ही तो कह रहा है, पहले x किलोमीटर जा रहा था हमने मानी थी, अब वो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। तो इस x में से हमने कितना माइनस कर दिया? 8 माइनस कर दिया। कह रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब कह रहा है ये वाला देखो ये क्या आया था? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एक टाइम ही तो आया था मेरे भाई, ये क्या आया था? टाइम ही तो आया था। और ये वाला भी क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है? एक टाइम ही तो आया है। अब कह रहा है कि ये वाला टाइम है ना, जब स्पीड इसकी कम हो जाती है तो ये 3 घंटे क्या लेता है? ज्यादा लेता है। क्या लेता है? 3 घंटे ज्यादा लेता है। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, टाइम को क्या करना चाहता हूं? इक्वल करना चाहता हूं, तो बताओ मैं 3 घंटे किसके अंदर ऐड करूं कि दोनों टाइम इक्वल हो जाए? अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 3 आवर है ना, मैं किसके अंदर ऐड करूं कि ये इक्वल हो जाए? अब देखो कई बच्चे क्या कहते हैं, ये 3 घंटे ज्यादा लेता है ना, इसी में ऐड कर देते हैं। देखो वो ये नहीं सोचते भाई ये 3 घंटे पहले ही ज्यादा ले रहा है, अगर 3 घंटे मैंने और ऐड कर दिए तो ये 6 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, मान लेता हूं कि ये आदमी ना 3 घंटे लेता है किसी दूरी को तय करने में और ये 6 घंटे लेता है। अब मैं कह दूं कि भाई ये है ना 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो आप क्या कहोगे? सर इसके अंदर 3 जोड़ दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर 3 ऐड कर दूंगा, तो देखो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। अब देखो अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब देखो बच्चे है ना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सोल्व कैसे करें? भाई वही तो करना है। देखो सबसे पहले है ना मैं इसको इधर उठा के लेके आता हूं, तो देखो उधर कितना है? 480 x माइनस 8। अब देखो इसको इधर ले गया, बिल्कुल आराम से देखना, ये वाला सम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सम है। अब किसी बच्चे ने छोड़ दिया ना, अब सारे सम करके चले गए एग्जाम के अंदर और ये वाला ही सम ना करके गए तो सारे नंबर, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अब देखो क्या करेंगे? अब देखो बच्चे है ना ऐसी इक्वेशन आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो पेपर के अंदर है ना कम टाइम में सोल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने पढ़ तो सब रखा है लेकिन हमें ना कैलकुलेशन करना नहीं आता इजी तरीके से, तो भी हमारे लिए क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? देखो इधर है ना मैंने 480 इसमें भी है 480 इसमें भी है, मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया 480 को। देखो किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। देखो 1/x माइनस 8, देखो मैंने 480 यहां से कॉमन लिया तो यहां पे 1 बच गया, x माइनस 8 होगा। अब देखो यहां से मैंने 180 तो 480 तो कॉमन ही ले लिया, तो 1 माइनस में x इज इक्वल टू 3। किसी बच्चे की यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे? देखो ये 480 तो हमने ले लिया था भाई इधर। अब देखो यहां से हमने क्या किया है? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा? x और x माइनस 8। देखो एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं?
इसके डिनोमिनेटर से भाग करके देखते हैं और जो क्वोशिएंट बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको मैंने इससे भाग किया, x ही तो बचा, और x को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो ये हमने एलसीएम लिया था x माइनस 8, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बच गया, x माइनस 8 बच गया, और इस x माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 से। एक बात का और ध्यान रखना, देखो यहां पे माइनस है, और माइनस जब होता है ना तो हम उस चीज को ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इजिकल टू कितना है, 3 है। ये देखो ये सारी बात समझ में आ गई होगी। यहां से सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको इससे डिवाइड किया, x बचा, और x को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो x हो गया था। फिर मैंने दोबारा इससे डिवाइड किया x से तो x माइनस 8 बच गया था, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, x माइनस 8 बच गया। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो ये हो गया था हमारा 480 इंटू, देखो क्या है ये x, देखो ब्रैकेट से बाहर साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाते हैं, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 8 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का 8, और डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। देखो ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो इस x से तो ये वाला x कैंसिल आउट हो गया भाई आपका, तो ऊपर क्या बच गया, मल्टीप्लाई 8, यही तो बचा है, और ये नीचे क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं, इस x की इस x के साथ हो जाएगी, इस x की 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आई। अब देखो कई बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट होती है ना, वो डायरेक्ट काट देंगे यहां से, लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है वो एक बार समझे, काटने को जब प्रैक्टिस हो जाती है ना बार बार तो सम बिल्कुल इजी हो जाता है। तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने इनकी मल्टीप्लाई करवाई, मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना आ गया, 0 4, ये वाला हो गया, और नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये वाला तो होगा भाई, या और कुछ होगा, यही वाला हो रहा है, इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये 3 है ना भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, हमेशा याद रखना। तो देखो ये 3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 के साथ कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई ना ये बात समझ में। अब देखो इस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, सॉरी 24x हो जाएगा। अब देखो ये इधर है ना पॉजिटिव रखा है, इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसको इधर छोड़ दोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर है ना ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, देखो ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है। अब देखो ये क्या 3 से हो रहा है, तो अपने पास रूल होता है ना 3 के डिविजुअल का, क्या होता है, इनके सम ऑफ डिजिट को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से होगा। देखो इनका सम ऑफ डिजिट करते हैं, 3 + 8 11, 11 + 4 15, तो यानी कि 3 से होगा। तो यानी कि इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 2 8 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखो कितना जीरो लेवल का सम था, बिल्कुल इजी सम था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।